गुड आफ्टरनून छात्रों। आज कक्षा 9 के चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति लेकर आए हैं, जिसका पार्ट फर्स्ट होगा। क्लास 9 पार्ट फर्स्ट यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति चैप्टर अध्ययन किया जाएगा छात्रों। इसमें सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। महत्वपूर्ण शब्दों की बात करेंगे छात्रों। जो इम्पोर्टेंट शब्द है इस चैप्टर में, उसका सबसे पहले अध्ययन किया जाएगा। जैसे छात्रों, एक शब्द है उदारवादी। उदारवादी का अर्थ होता है छात्रों, समाज में, धर्म में, सभी क्षेत्र में सभी व्यक्ति को समान विचारधारा रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, किसी के साथ भेदभाव न हो, ऐसी विचारधारा जो रखने वाले व्यक्ति होते हैं, उसको जो है उदारवादी कहा जाता है। यानी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो पूर्ण रूप से सभी लोगों को एक समान करना चाहते हैं, या उनकी इच्छा होती है कि सभी धर्म या समाज एक समान हो, किसी के साथ भेदभाव न हो। फिर बात करें छात्रों पूंजीवादी का। पूंजीवादी की बात करें छात्रों, तो ऐसे समाज की चाह रखना जिसमें सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की ज्यादातर भलाई हो और वो ज्यादा से ज्यादा पूंजी को मारने वाले लोग हों, पूंजी को मानने वाले लोग हों, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पूंजी इकट्ठा करके व्यक्ति जो है अन्य लोगों से काम करवाता रहे, या ज्यादा से ज्यादा ऐसा जो है समूह हो जिसमें लोग पूर्ण रूप से धनी व्यक्ति के पक्ष में बातें करते हों, या ऐसी विचारधारा जो रखने वाले लोग होते हैं, उनको खास करके कुछ देश हैं जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये जो देश हैं, यहाँ की जो व्यवस्था है वह पूर्ण रूप से औद्योगिक व्यवस्था है। वहाँ पर अधिक से अधिक बढ़ावा मिलता है जो पूंजीपति लोग होते हैं उनको, यानी पूंजी ज़्यादा है, उससे बिजनेस करेंगे लोग, बड़े बड़े कंपनी वगैरह डालेंगे, उसमें अन्य लोगों को मजदूर बनाएंगे, पूरी संपत्ति जितनी है सब पर जो है उनका अधिकार रहेगा, जितना धन होगा। रेडिकल का अर्थ बदलाव चाहने वाले, ऐसा बदलाव जो बहुत तेजी से परिवर्तन चाहते हैं। रेडिकल का मतलब ये हुआ कि समाज में कोई बुराई चल रही है तो उसमें ये नहीं है कि अब उसमें सोचना विचारना है। अगर उसमें ज़्यादातर लोग पक्ष में हैं कि नहीं यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए, तो ऐसी विचारधारा के जो लोग होते हैं, समूह होते हैं, जिसके लिए तैयार हो जाते हैं लोग बदलाव चाहने के लिए। जैसे मान लीजिए राजशाही व्यवस्था है, तो राजशाही व्यवस्था को पूर्ण से हटा करके लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना चाहते हैं। तो जो तेजी से परिवर्तन चाहने वाले लोग होते हैं उनको रेडिकल बोला जाता है, जिन लोगों की इच्छा होती है ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव हो। समाजवाद की बात करें छात्रों, समाजवाद का मतलब हुआ समाज में जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जिसमें सभी लोगों की भलाई हो। या ऐसा नहीं है कि कोई अमीर व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनमें भेदभाव करना, या अमीर गरीब आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से सबको समान न देखना, ये सब इसमें नहीं होगा। समाजवाद में सभी वर्ग के लोग, चाहे वह जो है गरीब हो, अमीर हो, या उद्योगपति हो, या मजदूर हो, सभी लोगों को समान अधिकार देना, कोई भेदभाव न, ऊंच नीच का भी कोई भेदभाव न होना, सभी लोगों को समान जो है कि व्यवहार रखना, या उन पर कोई भेदभाव न करना ही क्या है, समाजवाद करता है। ये आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कई तरीके से समानता की बात करता है। ऐसी विचारधारा के जो लोग होते हैं उनको समाजवाद कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण शब्द है और उनके अर्थ हैं। रूढ़िवादी शब्द है छात्रों, जान लें। रूढ़िवादी का मतलब ये हुआ जिसमें पुरानी विचारधारा से जो परंपरा चली आ रही है और उसी विचारधारा को मानना, चाहे उससे फायदा हो या नुकसान हो। फायदा है तो ठीक है, लेकिन अगर उस विचारधारा से नुकसान है फिर भी उसे मानना, ऐसी जो व्यवस्था होती है, ऐसे जो विचारधारा के मानने वाले लोग होते हैं उनको रूढ़िवादी कहा जाता है। जैसे ऐसा कार्य जिसमें जो है कि पूर्ण रूप से समाज की बुराई हो, ऐसे में भी उसको मानना,
कि नहीं हमारे पूर्वज ऐसे करते आ रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो ऐसी विचारधारा रखना क्या है, रूढ़िवादी कहलाता है। सर्वहारा छात्रों, सर्वहारा एक वर्ग है, जैसे मजदूर, कृषक या गरीब वर्ग जो काम करके ही अपना जीवन यापन करता है, ऐसे लोगों को सर्वहारा वर्ग बोला जाता है। इसमें अमीर लोग नहीं शामिल होते, इसमें मजदूर लोग होते हैं, किसान होते हैं छोटे, जो गरीब लोग होते हैं, वह जो लोग होते हैं सर्वहारा वर्ग की श्रेणी में आते हैं। फिर बात करें छात्रों, पूंजीपति यानी पूंजीवादी व्यक्ति होता है, जो पूंजीवादी को पसंद करने वाले लोग होते हैं, जो धनी लोग होते हैं जिनके पास कंपनी वगैरह खोलने, या अमीर लोग होते हैं जिनके पास अधिक पूंजी होती है, ऐसे व्यक्ति को पूंजीपति कहा जाता है। उत्पादन के साधन की बात करें छात्रों, जैसे किसी चीज को बनाना है तो उसमें कौन कौन सी चीज जरूरी है जिसके माध्यम से उत्पादन हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको जो है अगर कपड़ा ही बनाना है तो कपड़ा जो है कि सिर्फ जो है कि कपड़ा एक ही चीज से बनेगा नहीं, उसमें कई चीजें लगेंगी। भूमि होनी चाहिए, तब उस पर कपास की खेती होगी, फिर उस पर जो व्यक्ति है जो काम कराना चाहता है, कपड़ा बनाना चाहता है, उसका भी होना जरूरी है, और जो धन लगाना है पूंजी का भी होना जरूरी है, क्योंकि धन लगेगा तभी होगा। साथ में श्रमिक की भी जरूरत है। तो उत्पादन के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता होती है उसको जो है उत्पादन का साधन कहा जाएगा। यानी उत्पादन का साधन, जिन जिन चीजों से किसी चीज को बनाया जाएगा उनके बिना वह काम नहीं हो सकता है, तो वह जो उत्पादन के साधन कहलाएंगे। अगर मान लीजिए कपड़ा बनाना तो कपास की खेती करना होगा, खेती होगा किस पर, जमीन पर होगा, फिर उसको करने के लिए मजदूर होंगे, और कोई जो करने वाला होगा पूंजी, उसमें जो है कि उद्यम व्यक्ति होगा जो उद्योग लगाएगा। तो इन सभी का जो समावेश होता है, जो साधन होता है, उसमें जो उत्पादन के साधन में इसको रखा जाता है, जिसमें भूमि और पूंजी ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनका होना भी बहुत जरूरी है। सोवियत छात्रों, सोवियत एक शब्द है जो कि आपके इस चैप्टर में आएगा। सोवियत का मतलब श्रमिक मजदूरों की प्रतिनिधि सभा, यानी जो श्रमिक है, मजदूर है, अपनी बात रखने के लिए जो समूह बना लिए, और उस समूह के आधार पर, यहाँ कहा जाए छोटा मोटा पार्टी के आधार पर जो अपनी बात रखते हैं, तो उस समूह को ही क्या कहा जाएगा, सोवियत कहा जाएगा। अपनी डिमांड रख रहे हैं, कई जो लोग एक साथ मिल गए हैं, एक समूह बना लिए हैं, उसी समूह को क्या बोला जाएगा, सोवियत कहा जाएगा। फिर बात करें छात्रों कल्पनावादी समाजवादी। कल्पनावादी को सबसे पहले समझ लीजिएगा, ऐसे समाज की व्यवस्था करना जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो, हर व्यक्ति समान हो, ऐसी सोच हो, कोई दुनिया में किसी की कोई नुकसान ना हो, खूब ज्यादा तनख्वाह मिले, किसी की हत्या ना हो, यानी सिर्फ सोच ही रह जाए, जिसको यूटोपिया कहा जाता है। तो ऐसी विचारधारा जो रखने वाले समाज होते हैं उसको कल्पनावादी समाजवादी कहा जाता है, यानी जिसमें हर व्यक्ति की भलाई के बारे में सोचा जाता है, लेकिन जो पूरा न हो सके, सिर्फ सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो हमारा पूरा दुनिया जो है सुखी पूर्वक रहेगा, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि ऐसा संभव तो है नहीं, तो ऐसी विचारधारा रखने वाली जो व्यवस्था होती है, जो सोचने में बहुत अच्छा लगे लेकिन वो संभव न हो सके, उसको कल्पनावादी कहा जाएगा। और ऐसे ही समाज की आस्था रखना यानी कल्पनावादी समाजवादी कहना है। कुछ जो है विचारक ऐसे हैं जिसमें जो है कि पूर्ण से लोगों ने, जैसे सेंट साइमन है, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवेन, ये लोग जो है ऐसी विचारधारा की जो इच्छा रखते हैं। तो ऐसे में उनको मानना ये है कि संपत्ति समाज के लिए, जो संपत्ति है, जितनी संपत्ति वो ज्यादा से ज्यादा समाज के बीच में खर्च हो और समाज के लोग सुखी पूर्वक रहें, सबको रोजगार उपलब्ध हो, सभी लोगों को अच्छी आमदनी हो, जितना लाभ हो समाज में बांटा जाए। तो ये सब सिर्फ सोचने के जो लायक चीजें हैं, ये संभव नहीं हो सकता है कि हर चीज सभी व्यक्ति को समान बना दिया जाए। तो ऐसे में जो है ये कल्पनावादी समाजवादी है। ये ब्लडी संडे यानी खूनी रविवार की घटना की बात है छात्रों।
ये 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जो रूस का जार था, जार में छात्रों जान लें जो शासक होता है उसको रूस में जार कहा जाता है। तो ये जार माने शासक या राजा। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जो जार था वह जो कुछ रूस की जार सेना थी, यानी जार था और वहां के जो जार था उसने जो है सेना के आधार पर या सेना को आदेश दिया था कि जो लोग प्रदर्शनकारी हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, वह लोग उस दिन क्या कर रहे थे कि घटना जिस दिन हुई थी उस दिन अपनी बात रखने के लिए एकदम शांतिपूर्वक बिना हथियार के आंदोलन कर रहे थे, क्रांति करना चाहते थे, बदलाव चाहते थे, अपनी मांग रख रहे थे। ऐसे में जार ने सैनिकों को आदेश दे दिया कि उन पर जो है गोलियां चला दिया जाए। जार के आदेशानुसार सैनिकों ने जो है कि निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, जिससे हजारों की संख्या में लोग मारे गए छात्रों। इस घटना को जो है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चूंकि यह घटना जो है रविवार के दिन हुआ था, इसीलिए इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है और इसी को ब्लडी संडे भी कहते हैं। तो ये घटना भारत में होने वाली जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उस घटना को यह जो याद दिलाता है, उससे मिलता जुलता ये घटना है। फिर बात करें एक शब्द है छात्रों, देश निकाला। देश तो भाई जानते ही हैं, निकाला से मतलब यहाँ देश से जो है निकाल देना, यानी कोई व्यक्ति अगर देश में कोई ऐसा काम कर रहा है जो राजा के खिलाफ हो तो उसको जो है कि चूंकि उसके रहने से वहाँ आंदोलन हो सकता है या उसको रहने से नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को जिसके रहने से नुकसान राजा को लगता है उसको देश से निकाल देता है कि आप देश में फिर नहीं रहेंगे, आपको जो है देश में नहीं रहना है। यह एक सजा भी थी जिसको देश निकाला की सजा कहते हैं। वही उसी से मिलता जुलता निर्वासित शब्द है। निर्वासित से मतलब यह है कि जो व्यक्ति निकाल दिया गया है देश से वो ज्यादा दिन तक जहां भी बाहर रहता है तो यानी वह निर्वासित रहता है, बाहर निकला रहता है, उसी को निर्वासित कहा जाएगा कि उसने निर्वासित जीवन जिया, यानी सब कुछ छोड़ दिया, देश को छोड़ के बाहर रह करके जीवन बिताया, उसको निर्वासित जीवन बोला जाए। फिर राष्ट्रवादी विचारधारा की बात करें छात्रों, राष्ट्रवादी से मतलब नेशनलिज्म से है। राष्ट्रवादी का मतलब अपने देश के प्रति प्रेम रखने की जो भावना है, स्नेह रखने की जो भावना है, उससे राष्ट्रवादी कहा जाता है। जैसे पहले ऐसा नहीं था कि अपने देश से सभी लोग जो है खूब जो है अपने देश को लाइक करते थे अलग अलग, क्योंकि देश हमारा ले लिया जाए तो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, तो राजा अलग अलग होते थे। वहां पर हमारे यहाँ राजा अलग अलग होते थे तो सभी लोग एक सामूहिक रूप से इसको नहीं लाइक करते थे। लेकिन जब देश एक हो गया तो सबके मन में ये हो गया यार हमारा देश है, अगर हमारा देश जो पूर्ण रूप से जो है हमारे देश को नुकसान होगा तो समझो हमको नुकसान होगा। तो लोगों को ये भी दिमाग में आ गया कि अगर हम अपने देश की रक्षा नहीं करेंगे तो बाहरी लोग हम पर आक्रमण करके हमें परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों ने ऐसी विचारधारा रखा जो देश के प्रेम में ही हो, देश के हित में हो, देश के प्रति लगाव हो। जैसे आपको उदाहरण की बात करें तो इसमें ऐसी व्यवस्था, जैसे क्रिकेट का मैच ही ले लेते हैं, मैच होता है तो आप सोचते हैं कि हमारा ही देश जीते। जिस देश का व्यक्ति वो अपने देश को जीतने की बातें रखता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम है, इसीलिए वो अपने देश के जीतने की बात करता है। तो ऐसी ही भावना जो राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है उससे राष्ट्रवादी कहा जाएगा। राष्ट्र को मानने वाला व्यक्ति राष्ट्रवादी कहा जाएगा। फिर बात करें छात्रों केंद्रीय शक्तियां। केंद्रीय शक्तियां का मतलब यहाँ पर छात्रों ऐसा है कि जो मेन जो देश हैं जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, तो इनके पास ज्यादा से ज्यादा शक्ति निहित थी। तो किसी जो है कि देश में जो कि शक्ति की निहित होना या शामिल होना ही केंद्रीय शक्तियां कहलाता है। केंद्रीय शक्तियां की भारत में बात करें, जैसे हमारे यहाँ जो लोकसभा होती है उसमें पूरे केंद्र की जो है शक्ति होती है, उसमें मंत्रियों लोगों का समूह होता है। केंद्र सरकार पूरे राज्य को ध्यान रखती है, यानी केंद्र सरकार के पास केंद्रीय शक्तियां हैं जिसके आधार पर वह पूरे भारत में जितने राज्य सबकी देखरेख करती है। केंद्रीय शक्तियां का मतलब जिसके पास पूरी शक्ति शामिल हो, जिस क्षेत्र के पास या जिस देश के पास
उसको केंद्रीय सक्रियण कहा जाए। मताधिकार आंदोलन, ये छात्रों मताधिकार से मतलब वोट के अधिकार के लिए आंदोलन करना, यानी जो लोग अपने कुछ देशों में वोट देने का अधिकार सबको नहीं, जैसे रूस की बात करें, फ्रांस में भी ऐसा हुआ था, तो इन देशों में जहां पर वोट देने का अधिकार नहीं था, तो वहां के लोग जब वोट देने के अधिकार को पाने के लिए आंदोलन करते हैं तो उसको मताधिकार आंदोलन कहा जाएगा। और जदीदीवादी एक शब्द है, ये ध्यान रखिएगा, जदीदीवादी, जिसमें रूसी साम्राज्यवाद में सक्रिय मुस्लिम सुधारक जो लोग थे, जो मुस्लिम समाज से लोग थे, जो उस समय समाज में सुधारने का काम करते थे, साम्राज्यवाद के सक्रिय मुस्लिम समाज सुधारक, तो ऐसे जो है लोग समाज को सुधारने वाले जो लोग थे उनको जदीदीवादी कहा जाता है। नोमरवाद, नोमरवाद से मतलब यहाँ पर छात्रों खाना बदोश जैसे जीवन से संबंधित है। मतलब ये है कि ऐसा जीवन जीना जो एक जगह रह करके जीवन न जीना ही नोमरवाद कहेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं एक जगह कुछ दिन रह लिए, फिर देख लिए वहां पर रोजगार या चारागाह वगैरह खत्म हो गया या रोजगार खत्म हो गया, तो वहां से अपना जो भी व्यवस्था उनकी होती है लेकर चले जाते हैं दूसरे जगह, वहां जाकर के रहते हैं। तो इस तरह से जगह जगह रुक रुक करके रहना, एक जगह अस्थायी नहीं जीवन जीना ही क्या नोमरवाद है या खाना बदोश है, एक तरह से कहा। फरवरी क्रांति की बात करें छात्रों, रूस के जार का पतन जब होता है तो 5 मार्च 1917 को जो है, चूंकि डेट जो है 5 मार्च के, लेकिन रूसी जो कैलेंडर उसके आधार पर 27 फरवरी 1917 को जब ये जो है कि फरवरी क्रांति जब ये पूर्ण रूस के जार का जो है कि पतन होता है, उस घटना को फरवरी क्रांति कहते हैं। क्रांति का अर्थ इसके पहले बताया होगा, एक बार और जान लें। क्रांति का मतलब होता है वह बदलाव जो बहुत जरूरी और तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, तीव्र गति से होने वाला बदलाव ही क्रांति कहलाता है। तो ये फरवरी क्रांति है जो कि 15 मार्च 1917 की घटना है, लेकिन ये फरवरी में 27 फरवरी को हुआ था जो रूसी कैलेंडर के आधार पर। और अक्टूबर क्रांति जो अक्टूबर में घटना घटी थी रूसी कैलेंडर के आधार पर 25 अक्टूबर 1917 की घटना रही है, जहां पर अक्टूबर के महीने में घटना हुई थी, इसीलिए इसको जो है अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। क्रांति के करेंसी सरकार का यहाँ पर परिवर्तन हुआ था। फरवरी में रूस के जार की परिवर्तन या बदलाव या पतन, और यहाँ पर करेंसी की सरकार थी, उनका जो बदलाव हुआ तो 7 नवंबर 1917 को रूसी कैलेंडर के आधार पर 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था, इसलिए इसको अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब बात करें छात्रों, ये तो हो गए कुछ शब्द और उनके अर्थ। अब बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन का युग। अगर आपके पास बुक हो तो बुक में भी आप ध्यान रखें देंगे, हेडिंग वगैरह मिलाते रहेंगे, कुछ चीजें जो है इसमें बताएंगे, उसको जो है नोट भी करते जाना है छात्र। तो सामाजिक परिवर्तन का युग, जैसे कि आपको बता दें कि जब फ्रांस की क्रांति की, इसके पहले हमने पढ़ाया है, जब फ्रांस की क्रांति होती है तो उससे से ज्यादा लोग जो है प्रभावित होते हैं, अन्य देश भी जो है प्रभावित होता है, सोचता है कि यहाँ पर जैसे बदलाव हुआ है वैसे हमारे यहाँ भी बदलाव हो। तो ऐसे में छात्रों क्या होता है, ये जो है सामाजिक परिवर्तन का युग, फ्रांस की क्रांति के बाद लोग बदलाव चाहने लगे। जैसे जार शासन जो था वो पूर्ण से जो है यहाँ पर भी तानाशाह था, रूस में भी, तो वहाँ का जो पूर्ण रूप से जो है वहाँ बदलाव चाहने वाले जो कुछ समूह थे, जिसमें एक है उदारवादी माने वही जो विचारधारा ऐसे रखते हैं जो सभी लोगों को बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, शासक को हटाना चाहते हैं, देश के हितार्थ में सबको समानता मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो, ऐसी विचारधारा को मानने वाले उदारवादी कहेंगे। और रूढ़िवादी की बात करें छात्रों, जिसमें कि ऐसे समूह इसमें जन्म लिए परिवर्तन के समय, जब फ्रांस की क्रांति होती है उसके बाद इनका जन्म होता है रूस क्षेत्र में या रूस की क्रांति के लिए। तो रूढ़िवादी जो विचारधारा हमने बताया, जो पुरानी विचारधारा को मानते हैं उन्हीं पर चलते हैं, उससे रूढ़िवादी कहा जाता है। आर्यवी समूह
सामाजिक परिवर्तन का युग था उस समय। यह दोनों समूह पूर्ण रूप से बदलाव चाहते थे। और तीसरा समूह जैसे जिसको रेडिकल हमने बताया, रेडिकल के लोग जो है जो बहुत तेजी से बदलाव चाहने वालों की इच्छा होती है उसको रेडिकल कहते हैं। ये रेडिकल वाले जो विचारधारा के लोग हैं ये पूर्ण रूप से जो है बदलाव चाहते थे और ये जो है परिवर्तन का समय था। जैसे फ्रांस में हुआ उससे लोग प्रभावित हुए और ये जो है कि समाज में आ गए जो है रूस में, तो रूस में भी ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बदलाव चाहते, परिवर्तन चाहते हैं और ये समाजवाद को बढ़ावा करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समाज में बढ़ावा हो, सभी समाज के लोगों को एक समान माना जाए, किसी भी समाज के वर्ग को कोई भेदभाव ना हो या कोई जो है नीचे नहीं है ना तो कोई ऊंचा है, सभी को समान रखने की बात है। फिर बात करें छात्रों उदारवाद, रेडिकल और रूढ़िवाद, यानी ये जो लोग हैं ये पूर्व से सामाजिक परिवर्तन में ये लोग सपोर्ट करते हैं। इसके अर्थ की बात हमने बता दिया कि रूढ़िवादी यानी ऐसी विचारधारा उस समय लोग रखने लगे कि जो है कि पुरानी विचारधारा को रूढ़िवादी लोग मानने लगते हैं। रूढ़िवादी में पुरानी विचारधारा को मानते हैं, यह जो है कि पूर्ण से समाज के हितार्थ में नहीं है। रेडिकल समूह जो बना जिसमें तीव्र गति से परिवर्तन या बदलाव चाहते हैं, ये समाज के लिए बहुत अच्छा समूह था। उदारवादी भी थे जो पूर्व से हमने बताया उदारवादी सभी धर्मों को बराबर करने वाले या समाज के सभी वर्ग को एक समान मानने वाले व्यक्ति उदारवादी जो है मानते हैं। तो ऐसे लोग जो है समाज के हितार्थ में है और ये रूढ़िवादी पुरानी विचारधारा को मानने वाले हैं, यह पूर्ण उससे बदलाव जो है नहीं चाहते थे। तो समाज में सभी प्रकार के लोग हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई रूढ़िवादी है, कोई परिवर्तन चाहता है, कुछ लोग बदलाव नहीं चाहते हैं। तो ये तमाम लोग औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। अब बात करें छात्रों, जब ये फ्रांस की क्रांति हो जाती है उसके बाद रूस की क्रांति आती है, उस समय अधिक से अधिक समाज में क्या होता है, उद्योग लगाए जाते हैं। उद्योग लगाए जाते हैं, सामाजिक परिवर्तन होता है, लोगों की सोच बदलती है। ज्यादा से ज्यादा लोग पहले की अपेक्षा बदलाव चाहते थे और उनका संघर्ष भी सफल रहा। तो औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से वहां पर प्रभावित हुआ और ज्यादातर इसके परिवर्तन से जो है औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ। शहर में ज्यादा से ज्यादा शहरों का निर्माण हुआ, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाए गए और उस उद्योग में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होने लगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और सबको आसानी हो, जो भी परेशानी हो सबको आसानी हो, वह सुविधाएं उपलब्ध होने लगे। तो इसका फायदा तो था कि जो चीजें हैं वह जो है बनती थी, सुविधा लोगों को होती थी, लेकिन इसका थोड़ा साइड इफेक्ट भी था। जैसे उस समय का औद्योगिकरण जनजीवन था, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस समय के लोगों से ज्यादा समय तक काम लिया जाने लगा। परिवर्तन चाहना है, ज्यादा काम लेंगे, जो मालिक है उसको ज्यादा फायदा होगा। मजदूरी कम देते थे लोग, मजदूरी कम देते थे ज्यादा फायदा के लिए। आवास की समस्या थी और गंदगी भी थी। काम ज्यादा देर तक बच्चों को, महिलाएं, ये लोग भूखमरी के जो शिकार होते थे वह जो है काम करने के लिए कंपनियों में जाते थे और ज्यादा से ज्यादा समय तक काम करते थे और मजदूरी भी कम पाते थे। और इसके अलावा वह लोग जो है रहने की बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि जहाँ कंपनी लगती थी वहां पर दूर दराज से भी लोग इकट्ठा हो करके वहां आवास की व्यवस्था सोचते थे कि यहाँ पर हम रह करके यहाँ पर काम करेंगे। तो ऐसे में काम करने के लिए आवास की जरूरत है, तो वहां शहर हो जाएगा, पूर्ण से भीड़ भाड़ की जगह हो जाएगी। जब ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो वहां पर गंदगी भी होगी, ज्यादा से ज्यादा जनजीवन प्रभावित होगा, शौचालय की समस्या होगी, जितना इस्तेमाल करेंगे कूड़ादान बढ़ेगा, ये तमाम जो है व्यवस्था होगी। जितनी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं खाने पीने की, सब जो है कि वहां पर गंदगी बढ़ेगी। उदारवादी और रेडिकल समूह की सामाजिक स्थिति कैसी रही? तो संपत्ति वाला जो व्यक्ति था, देखिए उदारवादी लोग और रेडिकल लोग जो समूह था यह पूर्ण रूप से देश के हितार्थ में लोग थे। तो जो उसमें भी कुछ लोग जो है ऐसे थे जो धनी लोग थे। रेडिकल जो थे जो बदलाव चाहते थे, यह लोग कुछ लोग धनी थे, तो ये लोग धन इकट्ठा करके चाहते थे कि जो समाज में लोग हैं उनको हम रोजगार दें। दूसरे के यहाँ रोजगार कर रहे हैं, पूंजीवादिता को बढ़ावा मिल रहा है, तो क्यों ना हम अपने यहाँ जो है कि इनको नौकरी दें और इनके उत्पादन से जितना लाभ होता है इनमें शेयर करें। जो लाभ होता है वो अपने रखने की बातें ज्यादा नहीं,
इनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए, जितना काम कर रहे हैं उस लाभ को इनके बीच में शेयर किया जाए। तो समूह की जो सामाजिक स्थिति रही, इसमें अच्छा सोचने वाले लोग थे, क्योंकि उदारवादी और रेडिकल लोग जो थे ये बदलाव चाहते थे, राजा को हटाना चाहते थे। यहाँ पर जो अमीर लोग हैं उनके खिलाफ थे। इनका मानना था कि हमारे पास धन है, हम लगा करके रोजगार करेंगे और उससे जो उत्पादन होगा, जो मजदूर काम करने के लिए आएंगे उनमें शेयर करेंगे। ये इनका मानना था कि ये जन्म से जो प्राप्त अधिकार है, ये पूर्ण से अधिकार जन्म से प्राप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है कि जो अन्य लोग हैं जो गरीब तबके में जन्म है उनके साथ दुर्व्यवहार भी होता है। तो ये अधिकार सबके लिए समान नहीं होना चाहिए। इनके अनुसार इनके लोग इनसे ज्यादा लोग जुड़े हैं। जब ये ऐसी विचारधारा लोगों में प्रचार करने लगे तो ये ज्यादा से ज्यादा जो है लोग इनसे जुड़ने लगे और पूर्ण रूप से इनके सपोर्ट में आने लगे छात्रों। फिर उदारवादी रेडिकल समूह की चरम स्थिति यानी लास्ट स्थिति इनकी क्या रही है, जो उदारवादी जो रहे तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस में ये लोग क्रांतिकारी हो गए। पहले जहां जहां पर ये जो है कि समूह जन्म लिया, ये फिर जो है अपने जो है सत्ता को पाने के लिए या यहाँ के राजतंत्र को खत्म करने के लिए या एक तरह से कहा जाए लोकतंत्र को लाने के लिए ये क्रांतिकारी लोग हो गए। इन सब जो उदारवादी थे और रेडिकल लोग थे। फिर इन लोगों ने क्या करने का प्रयास, तख्ता पलट करने का प्रयास किया, यानी जो राजा है उसको पूर्ण से हटा करके नया जो है जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को भेजने की बातें सोचने लगे। और 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी जो थे गिसेप्पे मेज़नी, इनको मेज़नी भी कहा जाता था, इन्होंने लोगों से मिल करके इटली के शासक जो थे उनके खिलाफ षड्यंत्र किया कि इससे हम जो है कि लड़ाई लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है अधिकार दिलाएंगे और यहाँ पर राजतंत्र समाप्त होगा। तो छात्रों इस तरह से ये पहला वीडियो रहा है। गुड बाय।